हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दीक्षिता राम से और हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का 7th लेक्चर है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कुछ एंजाइम्स के बारे में जो रेप्लिकेशन में यूज होते हैं और आज का लेक्चर है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। तो जो एंजाइम्स हमने पिछले वाले लेक्चर्स में पढ़े थे उनको मतलब वो किस तरीके से यूज होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर, वो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो रेप्लिकेशन प्रपोज किया था वॉटसन एंड क्रिक ने, और रेप्लिकेशन मतलब पता ही होगा आपको कि डीएनए से डीएनए का बनना, यानी कि उसको बोला जाता है रेप्लिकेशन, जो कि सेंट्रल डोग्मा का फर्स्ट स्टेप होता है। तो जो 1953 में वॉटसन और क्रिक ने जो एक ओरिजिनल स्टेटमेंट दिया था वो था दैट इट हैज़ नॉट एस्केप आवर नोटिस दैट स्पेसिफिक पेयरिंग वी हैव पोस्टुलेटेड इमीडिएटली सजेस्ट अ पॉसिबल कॉपिंग मैकेनिज्म फॉर जेनेटिक मटेरियल। यानी कि जो कि बेस पेयर के बीच में जो मतलब पेयरिंग होती है, जैसे एडिनिन के साथ थाइमिन जुड़ता है, ग्वानिन के साथ साइटोसिन जुड़ता है, तो डीएनए कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ यूजिंग बेस पेयरिंग, कि बेस पेयरिंग की वजह से डीएनए खुद को रेप्लिकेट कर पाता है। ये उस स्टेटमेंट का मतलब कंक्लूजन निकलता है जो मैंने यहाँ पे पढ़ा, इतना बड़ा स्टेटमेंट जो कि वॉटसन और क्रिक ने दिया था। उसके बाद 2 स्ट्रैंड सेपरेट एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, यानी कि जो 2 स्ट्रैंड है वो सेपरेट होंगे और दोनों स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट हम उसको यूज कर सकते हैं और उन टेम्पलेट स्ट्रैंड से नया कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हमें देखने को मिलेगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि रेप्लिकेशन खत्म होने के बाद ईच डीएनए मॉलिक्यूल हैज 1 पैरेंटल एंड 1 न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए, यानी कि रेप्लिकेशन खत्म होने के बाद जो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है, अब डीएनए कुछ इस तरीके से होता है, तो उसमें जो एक स्ट्रैंड होगा ना वो होगा आपका पेरेंटल स्ट्रैंड, मतलब जिससे डीएनए बना है, और जो दूसरा वाला स्ट्रैंड होगा वो होगा न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, जिसको हम डॉटर स्ट्रैंड भी बोल सकते हैं। उसके बाद दिस स्कीम सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, इसको भी हमने शायद डिस्कस किया था। तो जो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है वो होती है सेमी कंजर्वेटिव। तो इसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट शोन इन ई कोलाई, सबसे पहले हमें सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन ई कोलाई के अंदर देखने को मिला था, एंड देन सब्सिक्वेंटली हायर ऑर्गेनिज्म। ऑफ कोर्स ई कोलाई है हमारा प्रोकैरियोट, उसके बाद जो हायर ऑर्गेनिजम्स थे जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, यानी कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, उसमें हमें सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन देखने को मिला था। तो इसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है वो दिया था मैथ्यू मैसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाहल ने इन 1958। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ई कोलाई को ग्रो किया था इन अ मीडियम जिसके अंदर NH4Cl प्रेजेंट हो, उसके अंदर उन्होंने ई कोलाई को ग्रो किया। अब इसमें जो आपको नाइट्रोजन दिख रहा है ना, वो नाइट्रोजन था N15। N15 हेवी आइसोटोप होता है, ये आपको याद रखना है। N15 जो होता है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं होता। उसके बाद एज ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर मेनी जनरेशन, तो नाइट्रोजन ही बहुत सारी जनरेशन का सोर्स था। रिजल्ट क्या हुआ उसका कि N15 इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। तो रेप्लिकेशन के बाद जो नया डीएनए बना था उसके अंदर हमें N15 देखने को मिला एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ऑफ कोर्स इसमें भी हमें देखने को मिला। उसके बाद दिस हेवी डीएनए, बोला ना कि जो N15 था वो था हेवी आइसोटोप, तो दिस हेवी डीएनए कुड बी डिस्टिंग्विश्ड बाय नॉर्मल डीएनए। अब ऑफ कोर्स उस सॉल्यूशन में नॉर्मल डीएनए भी प्रेजेंट होगा, हेवी डीएनए भी प्रेजेंट होगा, तो हम नॉर्मल डीएनए को हेवी डीएनए से कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? तो उसके लिए जो मेथड यूज की जाती है वो होती है सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, जिसके अंदर उस सॉल्यूशन को किया जाता है सेंट्रीफ्यूज, और उसके अंदर सपोज आपने टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर हेवी डीएनए भी है और नॉर्मल डीएनए भी है, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाएगा और जो हमारा हेवी डीएनए होगा ऑफ कोर्स वो नीचे जाके बैठ जाएगा क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो उसको हम बोलते हैं सुपरनेटेंट, और जो ऊपर जो डीएनए होगा जिसकी डेंसिटी होगी कम उसको हम बोलते हैं पेलेट। तो इस हिसाब से हम हेवी डीएनए को नॉर्मल डीएनए से क्लासिफाई कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ये आपको ऑलरेडी बताया कि जो N15 था
वो था हेवी डीएनए, ठीक है ना, हेवी आइसोटोप था, वो रेडियो एक्टिव नहीं था। हमें कई बार ऐसा लगता है कि जो नाइट्रोजन का 15 है, N15 जो कंपाउंड है वो होता है रेडियो एक्टिव, नहीं, वो होता है हेवी आइसोटोप। हेंस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम N14 बेस्ड ऑन द डेंसिटीज। तो इस हिसाब से हम N14 और N15 दोनों को डेंसिटी के बेसिस पे सेपरेट कर सकते हैं। देन दे ट्रांसफर द सेल्स इनटू मीडियम विथ नॉर्मल NH4Cl मीडियम। तो उन्होंने क्या किया, उन सेल को ट्रांसफर कर दिया नॉर्मल मीडियम पे जिसके अंदर N14 वाला नाइट्रोजन प्रेजेंट है। उसके बाद उन्होंने सैंपल लिया वेरियस डेफिनाइट टाइम इंटरवल एज सेल्स वुड मल्टीप्लाई। जैसे जैसे सेल्स मल्टीप्लाई होती गई तो डिफरेंट टाइम इंटरवल पे उन साइंटिस्ट ने सैंपल लेना स्टार्ट कर दिया एंड देन उन डिफरेंट सैंपल्स में से उन्होंने डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया and extracted DNA that remain as the double stranded helices, और उन्होंने उसमें double stranded helices को देखा। Various samples were separated independently on cesium chloride gradient to measure densities of the DNA। और भी बहुत सारे सैंपल्स थे, उनको सेपरेटली इंडिपेंडेंटली जो सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट होता है उसको डेंसिटी के हिसाब से उन्होंने डिस्टिंग्विश भी किया। डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कल्चर आफ्टर 1 जनरेशन, यानी कि 20 मिनट, एक जनरेशन का टाइम होता है 20 मिनट, हैड हाइब्रिड और इंटरमीडिएट डेंसिटी। जो डीएनए एक्सट्रैक्ट किया गया था आफ्टर 1 जनरेशन ऑफ रेप्लिकेशन, उसके अंदर हमें हाइब्रिड और इंटरमीडिएट डेंसिटी देखने को मिलती है। एंड आफ्टर सेकेंड जनरेशन, ऑफकोर्स फर्स्ट जनरेशन अगर 20 मिनट में रेप्लिकेट हो रही है तो सेकेंड जनरेशन 40 मिनट में रेप्लिकेट होगी, वॉज कंपोज ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड डीएनए एंड लाइट डीएनए। तो जो सेकेंड जनरेशन में जो मल्टीप्लाई हुआ था उसके अंदर हमें हाइब्रिड डीएनए और लाइट डीएनए का इक्वल अमाउंट देखने को मिलता है, और जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें हमें हाइब्रिड अमाउंट देखने को मिलता है। वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट, इससे ही मिलता जुलता एक्सपेरिमेंट किया गया था बाय टेलर नाम के साइंटिस्ट और उसके कलीग्स ने किया था इन 1958 इटसेल्फ। जो फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट था सेमी कंजर्वेटिव का, वो भी 1958 में हुआ था, और जो ये वाला एक्सपेरिमेंट था जो कि विसिया फाबा, जो फाबा बीन्स होती है उसके ऊपर किया गया था, ये भी 1958 में हुआ था। सो वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग, इसके अंदर क्या इन्वॉल्व था, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन, ठीक है, इसके अंदर रेडियो एक्टिव थाइमिडीन इन्वॉल्व था टू डिटेक्ट द न्यूली सिंथेसाइज डीएनए इन द क्रोमोसोम, ताकि हम जो न्यूली सिंथेसाइज क्रोमोसोम है उसके अंदर जो डीएनए है उसको हम डिटेक्ट कर सके। ऑफ कोर्स डीएनए के अंदर थाइमिन प्रेजेंट होता है, हमें पता है, आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है, वी नो दैट वेरी वेल। तो डीएनए के अंदर जो थाइमिन प्रेजेंट था उसको डिटेक्ट करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसके अंदर रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का यूज किया गया था। वॉज परफॉर्म ऑन फाबा बीन्स, जो विसिया फाबा होती है, फाबा बीन्स, इसके ऊपर इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया था। और किसने परफॉर्म किया था, टेलर एंड कलीग्स, टेलर और उसके कलीग्स ने इन 1958। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है कि डीएनए इन क्रोमोसोम रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिव, डीएनए इन क्रोमोसोम रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिव। जो फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट था वो भी वही एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है। उसके बाद अब ये तो हो गया कुछ बेसिक्स कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है सेमी कंजर्वेटिव, उसको हमने प्रूव किया, हमने नहीं, उन साइंटिस्ट ने प्रूव किया। अब हम देखेंगे मशीनरी ऑफ एंजाइम्स। कुछ एंजाइम्स, मतलब ऑलमोस्ट सारे एंजाइम्स हमने पिछले वाले लेक्चर में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं उनके फंक्शंस के साथ। अब बस हम एक ओवरलुक ले लेते हैं क्योंकि हम अब आगे जो डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे इसी लेक्चर में, उसके लिए ये जरूरी है। सो देखो, machinery of the enzymes. So in living cells as E. coli, replication requires set of catalyst. हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं इस लेक्चर में। सो लिविंग सेल्स के अंदर जैसे कि E. coli ले लो, उसको रेप्लिकेशन के लिए जरूरी होते हैं कुछ एंजाइम्स। वो एंजाइम जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज को डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रेप्लिकेशन मतलब क्या, डीएनए से डीएनए का बनना, यानी कि डीएनए पे डिपेंडेंट होके, यानी कि डीएनए के टेम्पलेट से ही डीएनए बन रहा है, इसीलिए इस एंजाइम को बोलते हैं हम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, या फिर शॉर्ट फॉर्म में इसको डीएनए पॉलीमरेज या फिर डीपी भी कहते हैं। सिंस इट यूजेस अ डीएनए टेम्पलेट, बोला ना कि ये डीएनए टेम्पलेट को यूज करता है टू कैटेलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, कि ये जो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है उसके वो पॉलीमराइजेशन कर सके। हाईली इफिशिएंट एंजाइम होता है, एज दे हैव टू कैटेलाइज, इसको कैटेलाइज करना है। सो पॉलीमराइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, इसको बहुत ही शॉर्ट टाइम में जो भी पॉलीमराइजेशन करना है न्यूक्लियोटाइड्स का करना है, ठीक है। तो यह हाईली इफिशिएंट एंजाइम होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ई कोलाई का जो कंप्लीट रेप्लिकेशन होता है वो होता है 18 मिनट्स के अंदर,
मीन्स एवरेज रेट अगर हम पकड़े पॉलीमराइजेशन का तो 2000 बेस पेयर पर सेकेंड इतना डीपॉलीमराइजेशन होता है ई कोलाई के अंदर। देन दिस पॉलीमरेजेस हैव टू बी फास्ट, ये जो पॉलीमरेज है इसको फास्ट होना पड़ेगा, एंड हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी टू कैटेलाइज द रिएक्शन, कोई भी गड़बड़ होगी वो नहीं चलेगा, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होनी चाहिए रिएक्शन होने के लिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी मिस्टेक होती है रेप्लिकेशन के अंदर तो ऑफ कोर्स म्यूटेशन हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद रेप्लिकेशन एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस होती है कि इसको लगेगी भाई एनर्जी। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज द डी, और फिर हम आगे भी देखेंगे कि जो हेलिकेज होता है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, रेप्लिकेशन में एनर्जी कहाँ से आती है वो भी देखेंगे, बट अभी फिलहाल आप यही याद रखो कि रेप्लिकेशन एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, बिना एनर्जी के ये नहीं होगा। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट यानी कि डीएनटीपी, जो डीएनटीपी होते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, इसके दो काम होते हैं, दो पर्पस होते हैं इसके। एक्ट एज ए सबस्ट्रेट, ये एज ए सबस्ट्रेट भी एक्ट करता है, और ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के लिए एनर्जी भी प्रोवाइड करने का काम करता है। कौन? डीएनटीपी। हैव टू टर्मिनल फॉस्फेट आर हाई एनर्जी फॉस्फेट, इसके जो दो टर्मिनेट फॉस्फेट है, देखो ट्राइफॉस्फेट यानी कि इसके अंदर 3 फॉस्फेट प्रेजेंट होंगे, तो जो टर्मिनल के जो 2 फॉस्फेट है ना, 2 एंड के फॉस्फेट, वो हाईली एनर्जी फॉस्फेट है, जैसे कि एटीपी में हमें देखने को मिलते हैं। फॉर लॉन्ग डीएनए 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कैन नॉट बी सेपरेटेड एंटायर लेंथ। देखो आपने पढ़ा होगा कि डीएनए, कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा भाई, कि डीएनए रेप्लिकेशन जो प्रोसेस होती है वो रेप्लिकेशन फॉर्क बनाती है, यानी कि जो पूरा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है वो एक साथ रेप्लिकेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वेरी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट। अगर पूरा डीएनए एक साथ अगर हमें रेप्लिकेशन करवाना है तो भाई उसके लिए लगेगी बहुत सारी एनर्जी, जो कि पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। रेप्लिकेशन अकर विद इन द स्मॉल ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, इसीलिए डीएनए की धीरे धीरे ओपनिंग होती जाती है, फिर थोड़ा रेप्लिकेशन हो जाएगा, फिर पीछे वाला डीएनए और खुलेगा, फिर थोड़ा रेप्लिकेशन होगा, फिर पीछे वाला डीएनए और खुलेगा, तो यानी कि चंक्स के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होते हुए हमें दिखता है। तो जो एक पूरा स्ट्रक्चर बनेगा ना, जितना खुला है डीएनए उतना, उसको बोलते हैं हम रेप्लिकेशन फॉर्क। आगे मैंने डायग्राम भी लगाई है, हम देखेंगे। तो हाँ, कि पूरा डीएनए एक साथ रेप्लिकेट नहीं हो पाता। अगर कोई पूछे क्यों रेप्लिकेशन फॉर्क बनना जरूरी है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है। अगर पूरा डीएनए अगर हमें रेप्लिकेट करना है तो उसके लिए लगेगी बहुत सारी एनर्जी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए डीएनए चंक्स के अंदर डिवाइड होता है, तो इसीलिए वहां पे बनते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। देन डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज इन ओनली वन डायरेक्शन, इसकी भी एक कंडीशन है भाई कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो होता है ना, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कैटेलाइज करता है, 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम तक। दिस क्रिएट एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस एट रेप्लिकेशन फॉर्क, तो इसमें भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं इसकी वजह से रेप्लिकेशन फॉर्क में, कि भाई अगर तुम सिर्फ 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही अगर कैटेलाइज करोगे तो फिर 3 प्राइम टू 5 प्राइम का क्या होगा, ठीक है ना। फिर वहां पे बनते हैं छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स, फिर उनको जोड़ना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीजें हैं वो हम देखेंगे। वन स्ट्रैंड टेम्पलेट पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलैरिटी होती है वहां पे रेप्लिकेशन हमें देखने को मिलता है कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन। जो दूसरा टेम्पलेट होगा इसके अपोजिट 5 प्राइम टू 3 प्राइम, वहां पे रेप्लिकेशन होता है डिसकंटिन्यूअस, वहां पे ही बनते हैं ना ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। देन जो डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज फ्रैगमेंट्स है, अब वो छोटे छोटे चंक्स में बने हैं, तो उन फ्रैगमेंट्स को जोड़ना भी तो पड़ेगा ना भाई, ऐसे आप उनको मतलब खुले में तो नहीं छोड़ सकते। तो उन फ्रैगमेंट्स को जोड़ने के लिए जो एंजाइम काम आता है वो होता है डीएनए लाइगेज, जो कि उन फ्रैगमेंट्स को जोड़ने का काम करता है। देन डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट इनिशिएट प्रोसेस ऑफ देयर रेप्लिकेशन, कि डीएनए पॉलीमरेज खुद से रेप्लिकेशन की प्रोसेस को इनिशिएट नहीं कर सकता। वो बोलता है, उसकी कंडीशन है, उसकी 2 कंडीशन है कि भाई मैं सिर्फ 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही डिवाइड करूंगा। सेकेंड कंडीशन है कि मैं खुद से रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं करूंगा, मुझे तुम आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा लगा के दो, यानी कि मुझे आप छोटा सा आरएनए प्राइमर लगा के दो, फिर जाके मैं डिवाइड करूंगा, फिर जाके मैं आगे रेप्लिकेट करूंगा। तो उसकी कंडीशन है कि मैं सिर्फ 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही डिवाइड करूंगा और मुझे तुम आरएनए प्राइमर का एक छोटा सा पार्ट लगा के दो, फिर आगे की प्रोसेस में कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद
Also, replication don't initiate randomly at any place. ऐसा नहीं होता कि replication DNA में कहीं भी start हो गई, ऐसा नहीं होता. There are definite region in E. coli. E. coli के अंदर कुछ specific region होते हैं जिसको AT rich region भी कहते हैं, यानी कि जहाँ पे एडेनिन और थायमिन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वहाँ से रेप्लिकेशन हमेशा स्टार्ट होता है. तो उस रीजन को बोला जाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि ओराई, इस तरीके से भी इसका शॉर्ट फॉर्म होता है. तो रेप्लिकेशन कहीं भी रैंडमली स्टार्ट नहीं हो जाता, एक स्पेसिफिक रीजन होता है ई कोलाई के अंदर जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है. उसके बाद वेक्टर्स प्रोवाइड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. कुछ वेक्टर्स भी होते हैं जो कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को प्रोवाइड करते हैं. उसके बाद इन यूकैरियोट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एट एस फेज. अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो एस फेज में हमें देखने को मिलता है. और अगर पॉलीप्लॉइडी यानी कि कुछ म्यूटेशन वगैरह हो गया तो ये एक क्रोमोसोमल एनोमॉली होती है, कुछ गड़बड़ हो जाती है भाई क्रोमोसोम के अंदर. तो देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम लगाई है कि डायरेक्शन ऑफ द फॉर्क मूवमेंट कि हमेशा किस डायरेक्शन में होगा भाई, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से 5 पे कर दिया. सो 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस डायरेक्शन में होगा आपका डीएनए रेप्लिकेशन. तो ये जो स्ट्रैंड बनेगा ना, ये वाला स्ट्रैंड जो है वो होता है कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, वो होता है कंटिन्यूअस स्ट्रैंड. और इसके अपोजिट जो स्ट्रैंड होगा ना उसमें भी तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी. तो अब इस डायरेक्शन में नहीं आ सकता वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसका नहीं, पैरेंटल का नहीं, जो बन रहा है ना डॉटर, उसकी डायरेक्शन की बात कर रही हूं मैं. तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो इसी डायरेक्शन में बनेगा. तो फिर अब देखो, इसको मैं रफ कर देती हूँ ताकि मैं अच्छे से बता सकूं. ओके, तो देखो ये रेड जो है ना उसको आप फिलहाल के लिए इग्नोर करो, उसको मैं आपको बाद में बताऊंगी. बट ये जो ग्रीन वाला है ना, इसी डायरेक्शन में डीएनए आपका रेप्लिकेट होगा. तो सपोज इतना डीएनए रेप्लिकेट होगा, फिर पीछे का होगा, फिर पीछे का होगा, ठीक है ना. तो इस डायरेक्शन में जाता है. तो बीच में बनते हैं आपके बहुत सारे गैप बनते हैं बीच में, तो उन गैप को फिल करता है आपका डीएनए लाइगेज. और ये जो रेड रेड चीजें आपको दिख रही है ना, ये रेड है यहाँ पे आरएनए के प्राइमर. बोला ना कि डीएनए पॉलीमरेज खुद से रेप्लिकेशन नहीं करता, वो बोलता है कि आप मुझे आरएनए के प्राइमर लगा के दो, फिर जाके मैं आगे रेप्लिकेशन करता हूँ. तो ये है आरएनए के प्राइमर. सबसे पहले आरएनए प्राइमर लगेगा, फिर जाके आगे रेप्लिकेशन होगा. तो बहुत सारे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनेंगे. इन फ्रैगमेंट्स को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स. और ये जो स्ट्रैंड होता है वो होता है डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, ठीक है, या फिर उसको लैगिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं. और जो हमारा कंटिन्यूअस स्ट्रैंड होता है उसको हम लीडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं. नेक्स्ट, यहाँ पे मैं दरअसल रिवाइज कर रही थी तो मैंने ज़रा मतलब ख़राब हैंड राइटिंग है यहाँ पे, बट हाँ मैं बस ऐसे ही रिवाइज कर रही थी तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है. ये आपको बहुत ही इजी जाएगा लेकिन मुझे गारंटी है. तो देखो हम बस ओवरऑल ऐसे ही रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे हम और मतलब डिटेल में पढ़ेंगे. और एंजाइम्स के नाम हैं अलग अलग. देखो डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट. तो प्रोकैरियोट के अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो होता है हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर. ओके, तो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट के अंदर. अगर हम यूकैरियोट की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो वहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है न्यूक्लियस के अंदर. ओके, तो सबसे पहली प्रोसेस जो होती है ना डीएनए रेप्लिकेशन की वो होती है इनिशिएशन. सबसे पहले इनिशिएशन होगा. अब इनिशिएशन कहाँ पे होगा, मैंने बोला ना कि रैंडमली कहीं पे भी डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हो जाता, उसकी एक जगह होती है. तो सबसे पहले जहाँ पे भी एटी रीजन दिखेगा, एटी रिच रीजन जहाँ पे भी होगा वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा डीएनए रेप्लिकेशन. और उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. तो इनिशिएशन कहाँ देखने को मिलता है हमें, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. एंजाइम हेलिकेज. तो देखो जो हमारा डीएनए है वो है डबल स्ट्रैंडेड है, यानी को एक दूसरे के अंदर टैंगल है. तो उसको हमें करना पड़ेगा भाई सेपरेट. अब सेपरेट करने के लिए अब वो अपने आप तो नहीं हो जाएगा ना, उसके लिए कुछ ना कुछ एंजाइम कैटालिस्ट तो लगेगा. तो एंजाइम तो डीएनए को सेपरेट करने के लिए जो एंजाइम लगता है उसका नाम है एंजाइम हेलिकेज, जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को अनवाइंड करने का काम करता है. फॉर्मिंग अ रेप्लिकेशन बबल विद 2 रेप्लिकेशन फॉर्क. अगर आप एक रस्सी को इमेजिन करो कि अगर रस्सी को आप मतलब अगर उसको आप बीच में से सेपरेट करोगे तो एक बबल बनेगा पीछे वाली साइड में, तो उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल, जिसके अंदर हमें 2 रेप्लिकेशन फॉर्क देखने को मिलते हैं जहां से नए डीएनए का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है. देखो अब इनिशिएशन तो हो गया भाई, हेलिकेज ने क्या किया, डबल हेलिक्स को सेपरेट कर दिया. उसके बाद प्राइमर सिंथेसिस. बोला ना कि डीएनए पॉलीमरेज अपना काम तब तक स्टार्ट नहीं करेगा जब तक उसको आरएनए का प्राइमर नहीं मिल जाता.
ठीक है। तो शॉर्ट आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस होगा। अब कौन करेगा आरएनए का प्राइमर सिंथेसिस? ऐसा नहीं है ना कि कहाँ से भी उड़ के आ जाएगा उधर, नहीं, किसी ना किसी को तो उसका सिंथेसिस करना पड़ेगा। तो आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस करता है प्राइमेज। प्राइमेज प्रोवाइड द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डीएनए पॉलीमरेज, कि डीएनए पॉलीमरेज को प्राइमर एक स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करता है कि हाँ भाई अब करो तुम डीएनए स्ट्रैंड का सिंथेसिस, ठीक है, टू बिगिन सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। सबसे पहले क्या हुआ? इनिशिएशन हो गया। इनिशिएशन के बाद प्राइमर का सिंथेसिस हो गया। प्राइमर के सिंथेसिस के बाद अब होगा भाई इलोंगेशन। इलोंगेशन में जो इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है वो होता है मेनली डीएनए पॉलीमरेज 3, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना स्टार्ट करता है ऑन द टेम्पलेट स्ट्रैंड। जैसे कि अगर ए है तो ए के अपोजिट साइड टी ऐड हो जाएगा बाय डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर जी है तो जी के अपोजिट सी ऐड हो जाएगा, है ना, ग्वानिन साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने का काम करता है ऑन द टेम्पलेट स्ट्रैंड इन 5' to 3' डायरेक्शन, ठीक है। और ये लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड तो हमने देख लिया कि लीडिंग स्ट्रैंड होता है कंटिन्यूअस और जो लैगिंग स्ट्रैंड होगा वो होगा डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि उसमें हमें छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स देखने को मिलते हैं जिनको हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। अब ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स की प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी क्योंकि वो चंक्स में प्रेजेंट है, तो उनको जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले जोड़ने के लिए जो आरएनए प्राइमर जो बीच में घुसा है ना, सबसे पहले उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज वो जुड़ नहीं पाएगा। आरएनए प्राइमर लगाया था ना हमने रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए, तो आरएनए प्राइमर को सबसे पहले रिप्लेस करना पड़ेगा विथ डीएनए न्यूक्लियोटाइड। आरएनए का क्या काम है भाई डीएनए के अंदर? आरएनए प्राइमर का कुछ काम है ही नहीं, तो आरएनए प्राइमर को रिप्लेस करना पड़ेगा। अब किससे रिप्लेस करेंगे? विथ डीएनए न्यूक्लियोटाइड। अब किसके हेल्प से रिप्लेस करोगे? कुछ ना कुछ तो एंजाइम लगेगा, तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए लाइगेज। अब आपने आरएनए प्राइमर को रिमूव कर दिया, किससे रिमूव कर दिया? डीएनए पॉलीमरेज 1, और क्या लगा दिया उसके जगह पे? डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स। अब बीच में तो गैप बच गया, अब उस गैप को फिल करना पड़ेगा, तो डीएनए लाइगेज देन जॉइन द फ्रैगमेंट। तो डीएनए लाइगेज एंजाइम जो होता है ना, वो दो फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन करने का काम करता है। अब टर्मिनेशन, अब कहीं ना कहीं तक खत्म होगी ना डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस, ऐसा थोड़ी ना है कि चलती रहेगी भाई, तो टर्मिनेशन करना पड़ेगा। तो 2 आइडेंटिकल कॉपीज बन चुकी है ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल की, तो अब वो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएंगी। हम आगे देखेंगे कि टर्मिनेशन का सिग्नल क्या होता है, कि उसको कैसे पता चलता है कि टर्मिनेशन होना है। ये तो बस एक ओवरव्यू था। और यहाँ पे डीएनए गायरेज यानी कि टोपो आइसोमरेज एंजाइम जो होता है, एक ही क्लास के एंजाइम है ये, तो ये भी इसमें ज़रूरी काम रोल प्ले करते हैं। वो होता है कि डीएनए को अनवाइंड होने से बचाते हैं, कि वो फिर से ना उलझ जाए, तो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। जो एसएसबी प्रोटीन होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। देखो एक बार हम फिर से देख लेते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले इनिशिएशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई कि एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन था। अब कैसे पता चला उसको कि यहाँ से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है? तो वहाँ पे 80 रिच रीजन प्रेजेंट था, यानी कि एडेनिन थाइमिन जहाँ पे ज़्यादा दिखेगा वहाँ से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो एंजाइम हेलिकेज आएगा जो डबल डीएनए हेलिक्स को अनवाइंड करेगा। फिर एक रेप्लिकेशन बबल बनेगा जिसके अंदर 2 रेप्लिकेशन फॉर्क होंगे, जहाँ से नए डीएनए का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। फिर बनेगा भाई प्राइमर, तो शॉर्ट आरएनए प्राइमर आके ज्वाइन हो जाएगा। कौन बनाएगा आरएनए प्राइमर को? प्राइमेज एंजाइम बनाएगा। प्रोवाइड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डीएनए पॉलीमरेज टू बिगिन सिंथेसिस ऑफ द न्यू स्ट्रैंड। फिर न्यू डीएनए स्ट्रैंड का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। फिर होगा इलोंगेशन। अब इलोंगेशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा टेम्पलेट स्ट्रैंड में इन 5' to 3' डायरेक्शन। एक लीडिंग स्ट्रैंड होती है, एक लैगिंग स्ट्रैंड होती है। लीडिंग स्ट्रैंड को हम कंटिन्यूअस स्ट्रैंड कहते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड को हम डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड कहते हैं, जिसके ऊपर हमें ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स देखने को मिलते हैं। अब ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को ऐसे तो नहीं छोड़ दे सकते, तो उनकी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। तो प्रोसेसिंग करने के लिए जो आरएनए प्राइमर जो बीच में फंसे हैं, सबसे पहले उनको निकालना पड़ेगा। तो आरएनए प्राइमर को रिप्लेस किया जाता है विथ डीएनए न्यूक्लियोटाइड, और कौन रिप्लेस करता है उसको? डीएनए पॉलीमरेज 1। फिर डीएनए लाइगेज एंजाइम आता है और जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स थे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, उनको ज्वाइन करने का काम करता है। देन टर्मिनेशन होगा कि 2 आइडेंटिकल कॉपीज बन जाएंगी ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल की, और फिर वो प्रोड्यूस हो जाएगी।
तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, हम प्रोकैरियोट पढ़ रहे हैं ना, तो प्रोकैरियोट के अंदर सर्कुलर डीएनए बनता है, आपको पता है। तो 2 सर्कुलर क्रोमोसोम हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज देखा हमने जो कि सिंथेसिस करता है, डीएनए हेलिकेज देखा जो अनबाइंडिंग करेगा, डीएनए लाइगेज देखा जो सीलिंग करने का काम करेगा यानी कि स्ट्रैंड को जोड़ने का काम करेगा, प्राइमेज देखा जो कि आरएनए प्राइमर को सिंथेसिस करता है, और टोपो आइसोमरेज भी देखा जो कि रेप्लिकेशन फॉर्क के बीच में जो टेंशन बनी हुई है उसको वो रिलीज करने का काम करता है। अब आते हैं हम मुद्दे के ऊपर। तो देखो, हम प्रोकैरियोट के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑफ कोर्स हम सर्कुलर डीएनए के बारे में बात करेंगे। तो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर क्रोमोसोम है, यहाँ पे हमने ई कोलाई को लिया है और ये है यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होता है ई कोलाई के अंदर, ऐसा नहीं कि बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट है, नहीं। सर्कुलर है तो भाई एक ही जगह पे प्रेजेंट होगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको हम ओराई भी कहते हैं, जिसकी साइज होती है 245 बेस पेयर। क्या होती है ओराई? साइट फ्रॉम वेयर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट। बहुत बार बता दिया कि ओराई एक ऐसी साइट होती है जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, इसीलिए, और यहाँ पे सिर्फ एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है मोनोरेप्लिकॉन। ठीक है, अब देखो, अब ये जो सर्कुलर डीएनए था ना उसको मैंने ऐसे स्ट्रेट करके खोल दिया, तो आपको इसे उसको खुला हुआ आपको इमेजिन करना है कि सपोज ये कुछ मतलब मेरे पास सर्कुलर तो यहाँ पे कुछ है नहीं, बट हाँ कुछ सर्कुलर इमेजिन करो और उसको आप बीच में से कहीं से काट दो तो ऑफकोर्स वो एक ऐसे वायर जैसे बन जाएगा ना, तो उसको आप इस तरीके से इमेजिन करो। अब देखो कि स्टार्टिंग कैसे होगी। तो यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में 5 सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। एक जो 5 सीक्वेंसेस हमें देखने को मिले, हर एक सीक्वेंस के अंदर हमें 9 न्यूक्लियोटाइड्स देखने को मिलेंगे। सबसे स्टार्टिंग में हमें 5 सीक्वेंसेस देखने को मिलेंगे और लास्ट में हमें 3 सीक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने। तो जो स्टार्टिंग के जो 5 सीक्वेंसेस है उसमें से जो फर्स्ट वाला सीक्वेंस है यानी कि ईच सीक्वेंस, ठीक है ना, हर एक सीक्वेंस को पकड़ लो, उसमें हमें 9 न्यूक्लियोटाइड्स देखने को मिलेंगे, इसीलिए इसको 9 मर भी कहा जाता है। अब जो इनिशिएटर प्रोटीन होगा यानी कि जहां से लाइक डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, तो जो इनिशिएटर प्रोटीन होता है ना वो यहाँ पे आके बाइंड करता है, और इनिशिएटर प्रोटीन का जो नाम होता है वो होता है डीएनए ए। क्या नाम होता है इनिशिएटर प्रोटीन का? डीएनए ए, जो कि कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? बिलोंग्स टू AAA+ ATPase फैमिली। उसके बाद जो लास्ट में जो 3 सीक्वेंसेस प्रेजेंट है 13 मर के, तो यहाँ पे ओराई सी साइट होती है, ये यहाँ पे होते हैं 245 बेस पेयर प्रेजेंट, ये होती है मेन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाली साइड। और कैसे पता चला हमें कि ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की साइड है? क्योंकि यहाँ पे एडेनिन और थाइमिन रिच रीजन है, यानी कि यहाँ पे 80 हमें ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिल रहा है। अब क्या होगा, ध्यान से देखना कि इनिशिएटर प्रोटीन यानी कि ये वाला जो इनिशिएटर प्रोटीन है, एक सेकेंड में कलर चेंज कर लेती हूँ बिकॉज कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, तो ये जो इनिशिएटर प्रोटीन है ना, ये इनिशिएटर प्रोटीन जिसका नाम क्या था? डीएनए ए, ये इनिशिएटर प्रोटीन बाइंड हो जाता है 9 मर के ऊपर। कर दिया हमने बाइंडिंग इन द 9 मर रीजन। 2 स्टेप समझ में आ गई कि जो इनिशिएटर प्रोटीन था जिसका नाम था डीएनए ए, ये बाइंड होगा यहाँ पे 9 मर के रीजन पे, सो दैट इट कैन इंटरैक्ट विद द 13 मर रीजन। अब ये जो 9 मर रीजन है ना, ये 9 मर रीजन इंटरैक्ट करेगा 13 मर रीजन के साथ और एक बेंडिंग बन जाएगी कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे दिख रही होगी मैंने बेंडिंग बनाई है, सो दैट इट कैन इंटरैक्ट विद द 13 मर रीजन बिकॉज इट इज 80 रिच, क्योंकि ओरिजिन तो 13 मर रीजन से स्टार्ट होना है ना, क्योंकि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो वहाँ पे प्रेजेंट है। तो जो 9 मर रीजन है उसको 13 मर रीजन के साथ होना पड़ेगा भाई इंटरैक्ट हो गया, ओपनिंग एट द 13 मर रीजन, फिर हो जाती है अनबाइंडिंग। 20 बेस पेयर तक लोकल अनबाइंडिंग होती है बाय इनिशिएटर प्रोटीन और वहाँ पे एनर्जी भी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज इज यूज बाय द रिक्रूटमेंट ऑफ हेलिकेज, और जो अनबाइंडिंग में जो एनर्जी यूज हो रही है वो एनर्जी यूज की जाती है हेलिकेज को लाने में, और हेलिकेज को यहाँ पे प्रोकैरियोट में हम क्या बोलते हैं? डीएनए बी के नाम से भी बोलते हैं हम हेलिकेज को, और हेलिकेज का स्ट्रक्चर होता है हेक्सामेरिक। ठीक है, तो जो एनर्जी रिलीज हुई अनवाइंडिंग के वक्त उसको यूज किया जाता है हेलिकेज के रिक्रूटमेंट के लिए, लाने के लिए। और कौन लाता है हेलिकेज को?
हेलिकेज लोडर जिसको बोलते हैं डीएनए-सी। अब जो रिमेनिंग जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर, फिर वहाँ पे जाके एसएसबी प्रोटीन अटैच हो जाएगा, जो हमने पहले डिस्कस किया ना प्रोसेस वही है। बस स्टार्टिंग में ये जो प्रोसेसेस है ना वो डिफरेंट है, वो आपने शायद मतलब पहले स्टार्टिंग में हम कभी पढ़ते नहीं थे 11th-12th में, ये नया है हमारे लिए कि किस तरीके से सीक्वेंसेस अटैच होती है। बाकी प्रोसेसेस तो लाइक सेम ही होती है कि भाई हेलिकेज आएगा, हेलिकेज से लेके डीएनए रेप्लिकेशन तक की प्रोसेस एंजाइम सेम है, बस नाम अलग हो जाते हैं यहाँ पे। तो ओपनिंग हो गई। अनवाइंडिंग के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो यूज की जाती है हेलिकेज के रिक्रूटमेंट के लिए। इसमें हेलिकेज को बोला जाता है डीएनए बी, जो कि हेक्सामेरिक स्ट्रक्चर होता है। और हेलिकेज को कौन लेके आता है? हेलिकेज लोडर, जिसको बोलते हैं डीएनए सी। फिर जो बचे कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे, फिर वहाँ पे आके एसएसबी बाइंड हो जाएगा। एसएसबी क्या करता है? डीएनए को स्टेबलाइज करने का काम करता है कि जो लाइक डबल स्ट्रैंडेड से जो सिंगल स्ट्रैंडेड बने हैं ना सेपरेट होके, वो फिर से जुड़ ना जाए, तो उसको उसी जगह पे स्टेबलाइज करने का काम करेगा। फिर आएगा प्राइमेज। प्राइमेज को इसको बोलते हैं डीएनए जी। ये एक आरएनए पॉलीमरेज का फॉर्म होता है। फिर प्राइमर का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। फिर डीएनए पॉलीमरेज 3 आता है। फिर जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं उनका बनना स्टार्ट हो जाता है। और फिर लीडिंग स्ट्रैंड यानी कि कंटिन्यूअस स्ट्रैंड जो है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये तो मतलब 1000 बार डिस्कस हो गया। फिर लैगिंग स्ट्रैंड है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, जिसमें 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट। एक बात और याद रखनी है कि यहाँ पे अगर आप हेलिकेज, देन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और प्राइमेज, इन तीनों को अगर आप मिला दो तो उस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं प्राइमोसोम। ठीक है, ये बस याद रखना है। फिर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की जब सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है तब लीडिंग स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड दोनों पे स्टार्ट हो जाती है। फिर लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर डिसकंटिन्यूअस फ्रैगमेंट्स बनते हैं, उसके बीच के आरएनए पॉलीमरेज को हटाया जाता प्राइमर को हटाया जाता है, वहाँ पे डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड किया जाता है एंड देन उन छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन किया जाता है लाइगेज एंजाइम से। देन when DNA replication is over और complete, जब DNA replication complete हो जाता है तब जो RNA प्राइमर था उसको रिमूव किया जाता है बाय DNA polymerase 1 और उस गैप को फिल करता है बाय DNA ligase सिंथेसाइज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बनाएगा और उस गैप को वो फिल कर देगा। देन डीएनए रेप्लिकेशन टर्मिनेशन की टर्मिनेशन कैसे होता है डीएनए रेप्लिकेशन का? तो बाय डायरेक्शनल प्रोसेस होती है, यानी कि 2 रेप्लिकेशन फॉर्क। तो टर्मिनेशन सीक्वेंस प्रेजेंट होता है यहाँ पे 20 बेस पेयर का। तो एक प्रोटीन आके यहाँ पे बाइंड करता है जिसको बोलते हैं टस प्रोटीन, TUS, जिसका फुल फॉर्म है टर्मिनल यूटिलाइजेशन सीक्वेंस। फिर जब वो प्रोटीन टर्मिनेशन सीक्वेंस पे आके बाइंड हो जाता है टस प्रोटीन, तब टर्मिनेशन हो जाता है, तब डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस रुक जाती है। ओनली 1 टस्टर कॉम्प्लेक्स इन डीएनए रेप्लिकेशन इवेंट, ठीक है ना, सिर्फ एक ही कॉम्प्लेक्स मतलब पार्टिसिपेट होता है इस प्रोसेस के अंदर। देन ये देखो यहाँ पे भी एक डायग्राम है कि जो प्रोसेस होगी रेप्लिकेशन फॉर्क इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो देखो टेम्पलेट स्ट्रैंड दिख रहे हैं 2, एक रेप्लिकेशन फॉर्क दिख रहा है, डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए लाइगेज है, ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स दिख रहे हैं जिसको लैगिंग स्ट्रैंड या फिर डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी बोलते हैं, और इसके अपोजिट वाला जो स्ट्रैंड है उसको लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ओके, देन द नेक्स्ट थिंग इज, अब हम अच्छे से इसको एक बार और रिवाइज कर लेंगे फाइनली कि फ्लो चार्ट के हिसाब से, कि देखो सबसे पहले जो डीएनए ए था वो 9 मर सीक्वेंस पे बाइंड हो गया एट ORIC। DNA A unwinds the 13 mer region, forms an open complex। फिर जो 9 mer region था वो 13 mer region के साथ बाइंड हो गया। देन आया DNA C जो कि है हेलिकेज लोडर, जिसने DNA B को लोड किया, हेलिकेज को लोड किया ऑन टू, कहाँ पे लोड किया? ऑन DNA। तो हेलिकेज आ गया, हेलिकेज ने डीएनए की अनबाइंडिंग करनी स्टार्ट कर दी। फिर आता है आपका एसएसबी प्रोटीन यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, वो अटैच होता है और वो डीएनए को रीअनील यानी कि फिर से चिपकने से रोकता है। उसके बाद डीएनए गायरेज टोपो आइसोमरेज 2 फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि सुपर कॉइलिंग को रिलीव करने का काम करता है ताकि डीएनए फिर से टैंगल ना हो जाए। फिर आता है डीएनए जी यानी कि प्राइमेज, जो कि आरएनए प्राइमर बनाएगा, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज की कंडीशन थी कि भाई जब तक मुझे आरएनए
प्राइमर आप बना के नहीं दोगे, मैं रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं करूँगा। तो प्राइमेज आएगा जो कि आरएनए प्राइमर को बनाएगा, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करता है डीएनए पॉलीमरेज को कि भाई लो अब स्टार्ट करो तुम डीएनए रेप्लिकेशन को। फिर आता है डीएनए पॉलीमरेज 3 जो कि प्राइमर से बाइंड करता है और फिर वो डीएनए की सिंथेसिस को स्टार्ट करेगा। फिर जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, वो कंटिन्यूअसली अपना डीएनए सिंथेसिस करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में। और जो लैगिंग स्ट्रैंड होगा जो कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट से बनता है, वो डीएनए पॉलीमरेज शॉर्ट एंड डिसकंटिन्यूअस सेक्शन में वो सिंथेसिस करता है। फिर जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है, अब जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बने हैं उनकी भी तो प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी ना, तो डीएनए पॉलीमरेज 1 रिमूव करता है आरएनए प्राइमर को, तो बीच में छोटे छोटे गैप्स रह जाते हैं, अब उन गैप्स को फिल भी करना है। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा, उन गैप्स को फिल करेगा और एंश्योर करेगा कि कंप्लीट स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाए, अदरवाइज भाई गड़बड़ हो जाएगी, म्यूटेशन वगैरह हो जाएगा, ठीक है ना। देन डीएनए लाइगेज जो है वो सील करेगा कि जो कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स के बीच के जो भी गैप है उनको सील करने का काम करेगा आपका डीएनए लाइगेज। देन टोपो आइसोमरेज 4 आता है जो कि सेपरेट करता है डॉटर क्रोमोसोम ताकि प्रॉपर सेग्रीगेशन हो सके भाई दोनों सेल्स के अंदर। देन रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है और सेल प्रिपेयर करती है अपने डिवीजन के लिए और 2 आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं। तो या दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। ये होता है डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट, जिसमें हमने क्या क्या देखा हम स्टार्टिंग से एक बार बस देख लेते हैं। कि सबसे पहले हमने देखा कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, उसका एक्सपेरिमेंट देखा बाय मिचेल्सन एंड स्टाहल। उसके बाद देखा टेलर का एक्सपेरिमेंट ऑन विशिया फाबा। फिर वी टॉक अबाउट द मशीनरी ऑफ एंजाइम, जिसमें हमने देखा कि डीएनए डिपेंडेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस होती है, कौन कौन से एंजाइम्स इसमें यूज़ होते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस किया। देन वी टॉक अबाउट दी डीएनए पॉलीमरेज का लाइक बेसिक्स, फ्लो चार्ट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये अगर याद हो गया ना अच्छे से तो आपको सारी चीज़ें बहुत इजीली याद हो जाएंगी। इसके हैंडराइटिंग पे मत जाओ भाई, कॉन्सेप्ट्स पे जाओ। तो डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट साइटोप्लाज्म में होता है, इनिशिएशन होगा, फिर प्राइमर का सिंथेसिस होगा, इलोंगेशन होगा, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स की प्रोसेसिंग होगी एंड देन फाइनली टर्मिनेशन हो जाएगा। और फिर हमने इसको और डिटेल में देखा कि उसके अलग अलग नाम क्या होते हैं और वो किस तरीके से उसका मैकेनिज्म होता है। फिर हमने ये डायग्राम देखी एंड देन वी टॉक अबाउट द फ्लो चार्ट। फिर हमने फ्लो चार्ट को डिस्कस किया, ये भी इम्पॉर्टेंट है, अगर आप नोट कर सके तो कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको सूटेबल लगे। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। तब तक के लिए कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, कीप थ्राइविंग। बाय एंड टेक केयर। You can support my channel by scanning this QR code via UPI. Any small contribution means a lot to me and helps me continue creating content. Thank you so much for your support.